हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन किए रैखिक असीमकाओं पे आधारित। तो हम उसमें पढ़ रहे हैं आपके पास एक चर की जो रैखिक असीमिका होगी उसके अलजेब्रिक हल यानी बीजगणितीय हल। ठीक है, उसने कुछ नियम लिखा है, उसके आधार पर हम निकालें। ठीक, तो 16 तो हम कर चुके हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए ऊपर। तो यहाँ 17 से 19 तक जो 19-20 तक जो क्वेश्चन आपके पास है वो आपके पास उसमें करना क्या है कि असीमिकाओं के हल ज्ञात करना, उनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, तो देखिए आपके पास पहली असीमिका दी हुई है 3x - 2 < 2x + 1। ये इस प्रकार से। तो मैं पहले इसका सॉल्यूशन निकालूंगा आपके पास, जो कि एल्जेब्रिक मेथड जो है उसके अनुसार, और उसको बाद में इसको संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैं इस वाले पक्ष को है ना इस -2 से स्वतंत्र बना, यानी जो कांस्टेंट है उसे स्वतंत्र बना रहा हूँ। तो दोनों पक्षों में मैंने +2 कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x - 2 + 2 < 2x + 1 + 2। अब क्योंकि मैंने जोड़ा है आपके पास एक धनात्मक संख्या, और जोड़ने और घटाने पर उसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये ऐसे रहेगा। तो आपको ये प्राप्त हो रहा है, जैसे हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट से स्वतंत्र किया है आपके पास, वैसे जो राइट हैंड साइड है उसमें भी हम 2x को हटा देंगे आपके पास। किस प्रकार से, दोनों पक्षों में 2x माइनस करें, फिर हो जाएगा 3x - 2 < 2x + 3 - 2x। तो पास प्राप्त हो रहा है x < 3। तो मुझे ये प्राप्त हो, तो अब आपके पास इसका ये आपके पास हल है। तो क्योंकि यहाँ पर एक वास्तविक संख्या दी गई है आपके पास, उसको क्या होना है, यानी x का मान 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा कितना होगा ये निश्चित नहीं है, पर 3 से छोटा होगा ये बताया कि 3 भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी इज x = -∞ to +3। ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये तो पहला भाग हो गया। अब हमको इसको संख्या रेखा में दर्शाना आपके पास। तो संख्या रेखा में दर्शाना, तो पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे आपके पास। मैंने कहा ये संख्या रेखा आपके पास है, ये +∞ इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, 0 3 तक लूँगा, 1 2 3, चाहे तो 4 भी ले सकते। ठीक, इस प्रकार से -1 -2। तो मुझे दर्शाना है इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को। तो मुझे मालूम है 3 इसमें शामिल नहीं है, तो आपके पास इसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, ये इस प्रकार से, मतलब 3 शामिल नहीं है इसलिए इसको खाली बनाएंगे। और 3 से कम का एरिया पूरा का पूरा ये इधर वाला भाग हो गया। तो ये जो मैं जिस भाग, जिस रीजन, जिस लाइन को, जिस पार्ट को, इस संख्या रेखा के जिस पार्ट को डार्क कर रहा हूँ, ये आपके पास सॉल्यूशन कहलाएगा इसका, जहाँ पर x क्या है 3। तो इस प्रकार से हमने आपके पास आगे भी हमने ना कुछ प्रश्नों में इस प्रकार से सॉल्यूशन को दर्शाया है, तो आप इजीली कर सकते हो आपके पास। तो बस आपको असमीकाओं का हल निकालना आपके पास आना चाहिए। ठीक, आपके पास क्वेश्चन नंबर 20वां देखें। तो असमीका इस प्रकार से दी है, तो x/2 < 5x - 2 / 3 - 7x - 3/5। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो ये नंबर आपके पास, आप ये जो फ्रैक्शन के रूप में जो 3 आपके पास मिले हैं, इन फ्रैक्शनों के जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है उनका एलसीएम से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे असमीका को। देखो आपके पास मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी बाय एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 कितना होता है, ये आपके पास 30 से मैंने इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया पूरे इनइक्वलिटी को। मैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर से गुणा कर रहा हूँ तो असमीका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जाएगा 30x/2 < अब इधर वाला भाग इससे भी गुणा होगा, इससे भी हो जाएगा 35x - 2/3 -30 7x - 3/5। तो ये तो कैंसिल हो रहा है 15 टाइम्स, ये आपके पास हो रहा है 10 टाइम्स, और ये आपके पास हो रहा है 6 टाइम्स। तो आपके पास मिल रहा है 15x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50x - 20। अब ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, साथ में माइनस से काटने का हो जाएगा, ये था 7 छके
42x और माइनस में का +18, तो आपके पास हो रहा है 15x इज़ लेस देन, यहाँ देखिए 50x माइनस 42x, तो ये आपके पास हो जाएगा 8x और -20 और +8 हो गया माइनस आपके पास 2, तो ये मुझे ये प्राप्त हो सिंप्लीफाई करने पर। ठीक, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो भाग है इस तरफ तो कांस्टेंट था, मैंने कहा इस वाले भाग इसमें मैं इस कांस्टेंट के अलावा जो 8x है इससे स्वतंत्र कराना चाहता हूँ राइट हैंड साइड को, तो मैंने दोनों पक्षों में 8x को माइनस कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। आपको पास आ रहा है 7x इज़ लेस देन -2। अब मैं इसमें देखो मुझे x चाहिए इस पक्ष में, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में 7 है, तो मैं क्या करूँगा इस आपके पास 7 को हटाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा इस पूरे समय को +7 से भाग कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि जब धनात्मक संख्या से भाग किया जाता है समीकरण को, तो उसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको मिल रहा है x इज़ लेस देन -2/7, तो ये इस प्रकार से आपके पास इसका इस असमीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास। सॉल्यूशन इसने कहा है कि -2/7 से कम होना है, पर कितना कम है ये नहीं है तो पास, तो x बिलोंग्स टू भी कैसे, तो या x इक्वल टू कहोगे -2/7, ये इस प्रकार से। ठीक, अगर संख्या रेखा में दर्शाना है इसका सॉल्यूशन, तो पहले संख्या रेखा बना दी और ये आपके पास मान लो 0 1 2 3, आपके पास ये प्लस इन्फिनिटी के लिए, यहाँ हो गया -1 -2 -3। सबसे पहले हम इस पॉइंट को दर्शाएंगे जिसने बाउंड्री बनाई आपके पास, ये है -2/7, तो ये एक से -1 और 0 के बीच का, तो मैंने कह दिया आपके पास मान लो ये है वो पॉइंट, ये आपके पास था -2/7, तो इससे छोटा मतलब इस ओर, ये इधर की ओर जितना भी आपके पास भाग है जिसको मैं यहाँ डार्क कर रहा हूँ, इस केस में आपके पास क्या कहलाएगा x इज़ लेस देन -2/7, तो ये डार्क वाला भाग जो है वो आपके पास क्या है इस असमीकरण का हल है। तो क्वेश्चन सिंपल से हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपके पास एक तो क्या हो जाए कि जब आप हल कर रहे हो तो जो नियम है उनको फॉलो करना है। आपके पास नियम क्या है आपके पास कि आप किसी भी असमीकरण में अगर धनात्मक संख्या गैर ऋणात्मक संख्या जोड़ो या घटाओ तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, जोड़ व घटाने पर असमीकरण के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं। अगर आप धनात्मक संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तब भी असमीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जब भी आप ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हो तो असमीकरण का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन था तो लेस देन से हटके क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर वो ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, और इक्वल टू में केस में भी यही होने वाला है पास। ठीक, तो ये था आपके पास अभी तक जो हमने प्रश्न पढ़े वो डायरेक्ट आपके पास असमीकरण दी हैं। अब हम कुछ व्यवहारिक प्रश्न करेंगे जिसके अंतर्गत हम पहले असमीकरणों का निर्माण करेंगे और उसके पश्चात आपके पास क्या निकाला जाएगा, उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से आपके पास यहाँ से व्यवहारिक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, तो मैंने प्रश्न लिखा आपके पास, देखिए रवि ने, एक छात्र है रवि, उसने पहली 2 एकक परीक्षा मतलब यूनिट टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, तो मतलब उसके पहले 2 यूनिट टेस्ट के नंबर आपको बता दिए गए हैं 70 और 75। ठीक, तो वो तीसरी परीक्षा में वो न्यूनतम कितने अंक ज्ञात किए रहे कि उसका औसत क्या हो जाए, न्यूनतम 60 हो जाए। न्यूनतम मतलब 60 मतलब 60 या 60 से अधिक कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो आपके बाद देखो हमें तीसरी परीक्षा का वो अंक ज्ञात करना है या न्यूनतम अंक ज्ञात करना है जिसके लिए उसकी उसकी परीक्षाओं तीनों परीक्षाओं का औसत क्या हो जाए, न्यूनतम 60, मतलब 60 तो होना ही होना है, उससे अधिक भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए मान लो सॉल्यूशन होगा, मैंने माना आपके पास कि उसने तीसरी परीक्षा में जो अंक न्यूनतम अंक है वो क्या है, एक्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, माना तीसरी परीक्षा का न्यूनतम अंक है एक्स, तो न्यूनतम अंक एक्स है, तो मैं आप पूछूं कि औसत क्या होगा। आपको मालूम है औसत कैसे निकालते हैं, सभी अंकों का योग यानी 70 + 75 + x/100
3, ये हो जाएगा औसत। और प्रश्न के अनुसार देखो क्या कहा आपके पास कि निम्नतम क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आपके पास है कि जो औसत है वो क्या होना चाहिए, निम्नतम सर्वोच्च 60 या 60 से अधिक होना चाहिए, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो औसत आपने निकाला था 70 + 75 + x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो आपके पास देखो ये दोनों तो जुड़ रहे हैं आपके पास, सीधे सीधे आपके पास। तो आपके पास देखिए अब मुझे x का मान ज्ञात करते हुए आपके पास क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो कितना हो रहा है 145 + x/3 इज ग्रेटर देन 60। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 है यहाँ से हट जाए, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया तो हो जाएगा 145 + x/3 को गुणा किया 3 से और इसको भी गुणा कर दिया जाएगा 3 से, तो आपके पास प्राप्त हो रहा है 145 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। और जब मुझे क्योंकि x निकालना है तो x क्या हो जाएगा, देखिए x के लिए मैं 145 को दोनों पक्षों से माइनस करूँ तो यहाँ से हट जाएगा, तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है, ये 0 नहीं है 145 है। ठीक है, तो ये प्राप्त हो रहा है 35। तो उसको यानी जो निम्नतम अंक प्राप्त करने वो क्या है, वो आपके पास कितना आ गया 35। तो आपके पास हो गया अतः, तो मुझे ये प्राप्त हुआ था। तो न्यूनतम अंक हो गए तीसरी परीक्षा में कम से कम 35 अंक प्राप्त करने पर जब वो 35 अंक कम से कम 35 अंक प्राप्त करेगा तब न्यूनतम औसत क्या हो जाएगा, न्यूनतम औसत 60 होता है। ठीक है, तो न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करना है उसको तीसरी परीक्षा में 35, तब जाके उसका जो न्यूनतम औसत वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, तो उसको कम से कम 35 तो लाने हैं, उससे अधिक भी लाएगा तो 60 से अधिक हो जाएगा उसका औसत। ठीक है, तो हम आपके पास अब क्या करें, व्यवहारिक प्रश्नों का पहले ये मैंने उसका क्या किया, उसके असमीकरण का निर्माण हुआ यहाँ पर, और उसके बाद ये करना है उसको सॉल्व कर देना है आपके पास। तो मैंने सॉल्व करते हुए पता लगाया कि वो तीसरी परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक जब लाएगा तब जाके उसका न्यूनतम औसत क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आपके पास। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से। ठीक है, ध्यान देना आपके पास 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि क्या होना है, विषम होने हैं। विषम मतलब आपके पास ऑड नंबर आपके पास होना चाहिए, और पर होना क्या है, दोनों क्या है क्रमागत होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो क्रमागत आने वाले 2 विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है जिनका योग क्या हो 10 से अधिक हो। क्या होना चाहिए 10 से अधिक। तो पर अब कंडीशन दी है कि एक जो दोनों विषम अब संख्या ले हो 10 से कम होनी चाहिए। ठीक, तो मान लो सॉल्यूशन में माना कि पहली जो विषम युग्म है वो पहला जो विषम संख्या ना वो आपके पास है विषम संख्या है x। तो क्रमागत मतलब इसके बाद जो लगातार आने वाली होगी तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो दूसरी तो क्रमागत जो दूसरी आपके पास होगी विषम संख्या, मतलब इसके ठीक बाद वाली x का अगला जो नंबर होगा जो विषम होगा क्या होगा x+2, क्योंकि अगर x सम विषम है तो x+1 तो होगा सम और x+2 क्या होगा फिर से विषम। तो देखो आपके पास तो आपको कह दिया गया है कि दोनों का योगफल जो है वो 11 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और साथ में दोनों को 10 से कम भी नहीं होना है आपके पास। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ देखो उसमें दिया हुआ आपके पास कि जो युग्म का योग हो वो क्या होना चाहिए 10 से अधिक 11 से अधिक। ठीक है, तो यानी पास होना चाहिए x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
इनका योग इससे अधिक अधिक होना मतलब इक्वल टू इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि इसने ये नहीं कहा कि 11 एक 11 से, उसने कहा 11 से अधिक होना चाहिए। तो एक पास कितना हो रहा है, यानी 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, एक तो ये प्राप्त हो रही है। उसके अलावा एक और चीज़ उसने कहा है कि जो दोनों संख्याएं होनी चाहिए, क्या 10 के से छोटी होनी चाहिए आपके पास। किससे छोटी होनी चाहिए, 10 से छोटी आपके पास, ठीक है। तो इसने कहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देखो क्या मिलता है आपके पास। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो उसको 2 को हटाने के लिए मैंने दोनों पक्षों में -2 कर दिया, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 -2 ग्रेटर देन 11 -2। तो ये आपके पास हो रहा है 2x इज ग्रेटर देन 9। और उसके बाद आपको मालूम है कि अगर x का मान निकालना मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा, तो एक पास हो जाएगा अपॉन 2 करने पर मुझे प्राप्त हो रहा है x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2। तो 9 से अधिक आपके पास कौन होने वाला है, x। ये इस प्रकार से मुझे मिल रहा है 9, यानी आपके पास, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो x का मान होगा वो किससे अधिक होने वाला है, 4.5 से, यानी 4 से अधिक आपके पास कोई आपके पास विषम संख्या है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या दे रखा है, उसने कहा है कि जो संख्याएं आपके पास हैं, जो विषम संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, 10 से कम भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो देखिए एक बार, जो x है उसको होना क्या है, 10 से छोटा। तो प्रश्न के अनुसार जो संख्या होगी वो क्या होनी, 10 से छोटी भी होनी चाहिए, ठीक है, विषम संख्या। तो यानी इसका अर्थ हो गया कि x का मान 4.5 से अधिक तथा x का मान 10 से छोटा। तो अब हमको ऐसे संख्याओं का युग्म बनाना है जो कि विषम हो जी, और इन दोनों के बीच की हो, और ध्यान देना उनका योग जो हो 11 से अधिक भी होना चाहिए। तो आपके पास युग्म बनेगा, तो आपके पास मिला अतः कर्मागत विषम संख्याएं आपके पास हो जाएंगी, संख्याओं को कहते हैं आपको संख्याओं का युग्म हो जाएगा। देखो इसके ठीक बाद 4.5 के अगला जो आपके पास 4.5 से जो बड़ा जो आपके पास क्या मिलता है, विषम संख्या मिलती है, वो है 5। और उसके अगले जो कर्मागत मिलेगा वो मिलेगा 7। और देखिए दोनों का योग क्या हो रहा है, 11 से अधिक हो रहा है। और 5 इससे अधिक, 7 भी पॉसिबल है, 9 भी अधिक। ये दो युग्म बन रहे हैं कर्मागत आने वाली विषम संख्याओं का, जिनका जो 10 से छोटी भी हैं, और साथ में आपके पास दे दिया गया कि उनका योगफल क्या है, 11 से भी अधिक आपके पास। तो हम कर क्या रहे हैं, विषम संख्याओं जो आपके पास प्रश्न दिए हुए हैं उनको पहले, उनका जो व्यवहारिक प्रश्न दिए उनको पहले हम असमीकाओं का निर्माण कर रहे हैं, और प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन दिए हैं उनका यूज़ करते हुए हल का ज्ञात कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो पहले मैंने असमीकाओं का निर्माण किया, तो यहाँ पर x का मान 4.5 से अधिक, और साथ में क्या होना चाहिए, जो कर्मागत विषम संख्या है वो 10 से छोटी भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, तो हम इजीली आपके पास क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं आपके पास, ठीक। अब आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट ये 25वां क्वेश्चन आपके पास है। तो 25वां क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है, और जो उसकी तीसरी भुजा है वो क्या है, बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम, ठीक। तो तीसरी भुजा का तीसरी भुजा जो बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर, तो आपको कहा तीसरी भुजा की निम्नतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप कितना है, निम्नतम 61 होना चाहिए। आपको दे दिया गया कि उसका निम्नतम परिमाप दिया है कितना, 61। तो परिमाप हमको मालूम है तीनों भुजाओं का योग इस केस में, ठीक है। तो आपके पास परिमाप का जो यूज़ है उसका यूज़ करते हुए देखना, ध्यान देना परिमाप क्या होना चाहिए, 60 से अधिक या 60 के बराबर। उसने कहा निम्नतम 61 हो जाए, ठीक। तो देखो मान लिया, माना जो सबसे छोटी भुजा है आपके पास वो है x, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बताइए। तो सबसे बड़ी भुजा आपके पास हो जाएगी, देखिए सबसे छोटी तो हो गई x, तो उसने कहा है प्रश्न के अनुसार कि सबसे छोटी भुजा का 3 गुना कौन है बड़ी, यानी क्या हो जाएगा 3x, ये ठीक है। तो तीसरी भुजा आपके पास हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है
तीसरी भुजा जो है वो आपके पास बड़ी भुजा से कितनी है, बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 3x-2। तो मैंने इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं। तो आपसे कहा जाए कि इसका परिमाप क्या है, तो देखो आपको मालूम है परिमाप इक्वल टू होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी x प्लस 3x प्लस 3x-2। तो ये इसका परिमाप है। तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो कितना हो रहा है, देखो 3 3 6 एक साथ 7x-2। तो ये हो गया परिमाप। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ देखो, आपको दे रखा है कि जो उसका जो परिमाप हो वो न्यूनतम परिमाप कितना होना चाहिए, 61। यानी आपके पास जो 7x-2 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सदैव 61 या 61 से अधिक। तो ये बन गए आपके पास असमीका। अब इसका हल ज्ञात करते हुए हमें क्या करना है, एक तो पहले आपके पास x का मान निकालना है और साथ आपको न्यूनतम परिमाप तो 61 है, ठीक है। तो आपको तीसरी भुजा निकालनी है। तो तीसरी भुजा निकालने से पहले देखो, पहले मैं इसमें x का मान निकालता हूँ। तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये -2 को हटाने के मैंने क्या है, दोनों पक्षों में +2 कर दिया। तो ये हो गया 61 + 2। तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, यानी मुझे प्राप्त हो रहा है 7x > 63। अब मुझे अगर x निकालना है तो x आपके पास देखिए, x जो वैल्यू यहाँ पर है, तो x के लिए मुझे ये 7 को हटाना, तो मैं क्या करूँगा 7 से विभाजित करूँगा पूरे असीमिका को, क्योंकि धनात्मक संख्या से विभाजित करो तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 7x/7 > 63/7। तो मुझे इससे प्राप्त हो रहा है देखिए कि x > 9। तो मुझे x प्राप्त हो रहा है कि x का मान 9 या 9 से अधिक होना चाहिए। पर x तो मुझे निकल गया, और x है क्या, x है आपके पास तीसरी, ये सबसे छोटी भुजा। अगर प्रश्न होता है कि सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए कि उसका परिमाप क्या है, 61 है, तो सबसे छोटी भुजा के उसके केस में क्या हो गया, न्यूनतम लंबाई क्या होता है, 9 आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें इसने छोटी भुजा के लिए नहीं कहा है, इसने कहा है तीसरी भुजा। तो मुझे मालूम है कि तीसरी भुजा आपके पास जो थी, जो थर्ड साइड है, वो है 3x-2। तो मुझे x मिला है, तो मुझे अगर तीसरी भुजा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका 3 गुना करूँगा। तो देखो 3 गुना करूँगा तो क्या मिलेगा, पहले मुझे 3x चाहिए ना, तो इसने कहा है कि x का मान 9 या 9 से देखिए, तो मुझे 3x-2। तो देखो ये थी आपके पास तीसरी भुजा, तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखो इस असम, तो ये जो आपने रिजल्ट निकाला है इसको पहले 3 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, जैसे मैं 3 से गुणा करता हूँ तो दोनों पक्ष गुणा होंगे, तो हो जाएगा 3x > 9 × 27। तो इसको चाहे तो आप लिख दो समीका 1, तो लिखा मैंने असमीका, आपके पास असमीका 1 को 3 से गुणा करने पर, तो ये मिला। अब मुझे तीसरी भुजा में -2 भी, तो जो मैंने साथ में क्या किया, इस जब मैंने इसको 3 से गुणा किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। इसमें क्या कर रहा हूँ, -2 भी कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा 3x-2 > 27-2। तो मुझे प्राप्त हो रहा है 3x-2 > 25। तो मैंने जो कैलकुलेट किया है वो ही है आपके पास है तीसरी भुजा। यानी तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, जो तीसरी भुजा है वो हमेशा क्या होगा, 25 या 25 से अधिक है। तो आपसे पूछा गया था कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी आ गई, 25। ये तो कहा है कि 25 से 25 से अधिक, मतलब न्यूनतम क्या है, 25 है। तो इस प्रकार से अगर ये भी पूछा जाता कि सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा आपको मालूम है कि इसकी 3 गुना था, तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा 3x > 27। तो सबसे अधिक, जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी न्यूनतम लंबाई हो जाएगी सबसे 27, ये हो गया। पर आपको मालूम था कि जो तीसरी भुजा है क्या है, लंबी भुजा से क्या है, सबसे बड़ी भुजा से क्या है, 2 छोटी, तो इसलिए आपके पास उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी है, 25। तो प्रश्न इस प्रकार से आपके पास हैं, सारे व्यवहारिक प्रश्न हैं, तो आप इनको ईजिली कर सकते हो। और इसमें रिजल्ट भी लिख लेना आपके पास कि आपके पास तीसरी भुजा आपके पास की न्यूनतम लंबाई कितनी है, 25। तो ये था आपके पास एल्जेब्रिक मेथड सॉल्यूशन का। पर किसके लिए है ये आपके पास है जब असमीका एक चर पर आधारित आपके पास रैखिक असमीका है, ठीक है। जब एक चर है केवल, आगे जो हम पढ़ेंगे वो होंगे आपके पास 2 चरों वाली रैखिक असमीकाओं के हल,
ठीक। उसके लिए हम आपके पास आलेखीय हल पढ़ने वाले हैं। आलेखीय मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट, वो आपके पास मेथड पढ़ेंगे किसके लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए। और उसमें थोड़ा सा हमको 10th की स्टैंडर्ड का आना चाहिए कि लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है। तो लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपके पास जो लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उस हिसाब से हम है ना आपके पास सॉल्यूशन निकाल लेंगे आपके पास, ठीक। तो बस आपको 10th स्टैंडर्ड में किस प्रकार से आपने लाइन को ड्रॉ किया था वो आपको आना चाहिए। बाकी इस एक्सरसाइज में आपके पास जो प्रश्न है आप कर सकते हो। इसमें आपके पास कुछ व्यवहारिक प्रश्न होंगे बचे हुए, उसमें आपको पहले असमीकरणों का निर्माण करना है और फिर उसके पश्चात उसका हल ज्ञात करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दो चरों के रैखिक असमीकरणों के लिए आलेखीय हल बताने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इसी साल नहीं है, आपके पास 12th में भी उसका यूज़ होने वाला है आपके पास, ठीक। ओके।